नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां शराब घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में करीब 30 जगहों पर छापा मारा गया है। 30 से ज्यादा जगहों पर ईडी की यह छापेमारी जारी है। गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में छापा। शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल से जांच कर रही है ईडी। तो गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल से जांच कर रही है ईडी। तो शराब घोटाले को लेकर ये ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और लगातार एक के बाद एक छापेमारी। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में करीब 30 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो शराब घोटाले पर ईडी की यह छापेमारी जारी है। दिल्ली समेत 30 जगहों पर यह छापेमारी हो रही है। तो देश के अलग अलग राज्यों में ईडी के द्वारा यह छापेमारी की जा रही है। तो ईडी के द्वारा 30 जगह चिन्हित किए गए हैं जहां छापेमारी इस दौरान चल रही है। गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, ये वो जगह है जहां पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। तो शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली समेत 30 अन्य जगहों पर ये ईडी की छापेमारी जारी है। गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में ईडी के द्वारा छापा दिया जा रहा है। तो शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल से ये पूरी जांच ईडी कर रही है। तो शराब घोटाले को लेकर ये ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो शराब घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। 30 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली समेत 30 जगहों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, ये वो जगह है जहां पर छापेमारी इस वक्त ईडी के द्वारा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी ईडी के द्वारा शराब घोटाले को लेकर 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और डिप्टी मनीष सिसोदिया पर भी कई गंभीर आरोप कथित तौर पर लगते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले सीबीआई की एंट्री, उसके बाद सीधे तौर पर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। निश्चित तौर पर ईडी 30 जगहों पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें जो प्रमुख जगह है वो दिल्ली है, लखनऊ है, गुड़गांव है, मुंबई है। और जिस तरीके से ईडी ने अपनी तैयारी की है, पहले से ही ये तैयार कराए जा रहे थे कि सीबीआई ने जब छापेमारी की थी, सीबीआई के 5 सूत्र बताते हैं कि अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। उसके बाद ये तैयार कराए जा रहे थे कि ईडी की एंट्री हो सकती है। ऐसे में कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में अब ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। करीब 2 घंटे से ये छापेमारी चल रही है। 30 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जिन लोगों जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिनके नाम ईडी ने निकाले हैं, इनकी जांच हो रही है और उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए। जो शराब घोटाले मामले में 13 नंबर के आरोपी है सलीम मारवा, उनके पिता कुलदीप मारवा का स्टिंग भी कल भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था और तमाम तरीके के आरोप लगाए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कमीशन दिया जाता था और तरह के अलग अलग आरोप लगे
थे। इसी बीच आज सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है, करीब 30 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और देर शाम तक ये छापेमारी चल रही है और देर शाम तक ये छापेमारी चल सकती है, क्योंकि बिना किसी सूचना के ईडी जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करती है, चूंकि जो भी कार्रवाई जांच एजेंसियां करती है तो ये गोपनीय रहती है और जिस तरीके से ये भी कार्रवाई हुई है, एक साथ 30 जगहों पे छापेमारी ईडी द्वारा किया जा रहा है। संभव है कि कोई कुछ अहम दस्तावेज निकलकर सामने आए, इसके अलावा कुछ नए नाम निकलकर भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करीब 15 से 20 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक कई तरीके के आरोप दिल्ली सरकार और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद निश्चित तौर पर ये ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है इस कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में। बिल्कुल पीयूष, देखिए ये बड़ी कार्रवाई है और इसके साथ ही देखिए मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम वो आरोप लगाए गए, लेकिन 6 अलग अलग राज्यों में भी ये पूरी छापेमारी चल रही है। क्या लगता है उन 6 राज्यों में भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, जैसे कि तमाम जो आरोप लगे हैं उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़े नामों का जिक्र हुआ। जब सीबीआई ने अपनी एफआईआर भी दर्ज की तो उसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मनीष सिसोदिया एक नंबर आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद लगातार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, क्योंकि अब ईडी कड़ी दर कड़ी जोड़ेगी कि कौन इसमें सम्मिलित है। अगर कोई दिल्ली का ठेकेदार है उससे अगर किसी की कड़ी जुड़ती है, किसी अन्य राज्य से जुड़ती है, किसी अन्य राज्य के अधिकारी से जुड़ती है, अन्य राज्य के ठेकेदारों से जुड़ती है, तो निश्चित तौर पे इस कार्रवाई को जो अंजाम दिया जा रहा है ईडी द्वारा, एक के बाद एक जो अहम दस्तावेज सूत्र बताते हैं कि ईडी के हाथ लगे थे और सीबीआई ने कहीं ना कहीं कुछ दस्तावेजों को ईडी को दिया भी था। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई चल रही है और एक के बाद एक अभी और बड़े खुलासे संभव है। इस कथित तौर पे जो शराब का घोटाला निकलकर सामने आया है, नई जो आबकारी नीति है उस पर ही कई तरीके के सवाल उठाए गए थे। इसके बाद ईडी तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है, एक साथ छापेमारी की गई है और करीब करीब एक ठिकानों पे करीब 4 से 5 जो अधिकारी है ईडी के वो पहुंचे हुए हैं और करीब 10 से 12 ऐसे प्रमुख ठिकाने हैं जहां पर ईडी के अधिकारियों को लगता है कि अहम दस्तावेज उनके हाथ लग सकते हैं, अहम सुराग उनके हाथ लग सकता है, ताकि ईडी अपनी कार्रवाई आगे भी जारी रखे। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे थे मनीष सिसोदिया पर या दिल्ली सरकार के कई लोगों पर, उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग कड़ियां जुड़ती गई, अलग अलग जांच हुई, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के जो बैंक का लॉकर है उसको खंगाला गया, उनके घर पे सीबीआई की रेड डाली गई, घंटों तक पूछताछ हुई, कई आरोप लगे, तो निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई ईडी की अब तक की मानी जा रही है। ठीक है पीयूष, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं दिल्ली में यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में बैठक जारी है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी। यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे जमीयत के कार्यालय में ये बैठक होगी। तो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष है महमूद मदनी और देखिए मदरसों को लेकर जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उसके विरोध में यह बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि सुबह 10:30 बजे यह बैठक होगी। तो जमीयत के कार्यालय में यह बैठक होगी। तो यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए थे उसके बाद इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी और इसी को लेकर जमीयत का जिस तरह से इसका विरोध कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं और पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष आपके पास आऊंगी, चूंकि वहां पर ये बैठक होनी है, जमीयत उलमा हिंद की ये बैठक है। और देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर निर्देश दिया था उसके बाद अब कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त बचा है जब जमीयत उलमा हिंद का जो दिल्ली स्थित कार्यालय है वहां पे जमीयत उलमा हिंद के
अध्यक्ष है महमूद मदनी, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम मदरसों से जुड़े हुए जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा अन्य भी मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद होंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे की बात कही है, आदेश दिए है, उसके बाद निश्चित तौर पे एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से सरकार के इस फैसले पर काउंटर किया जा सके, किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा सके या एक खाका तैयार किया जा सके कि सरकार के पास अपनी बात को मुस्लिम संगठन या जमीयत उलमाए हिंद रख सके, या ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट का भी रुख ये संगठन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये आदेश दिया गया, जिस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कही गई है, उसके बाद तमाम मुस्लिम संगठन, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उन्होंने पिछले दिनों इस पूरे प्रकरण पर बयान देते हुए कहा था कि ये एक तरीके से मिनी एनआरसी है और मदरसा ही क्यों अन्य शिक्षण संस्थानों का भी सर्वे कराना चाहिए। इसके बाद जिस तरीके से एक गुटबाजी करने की कोशिश या यूं कहें कि एक तरीके से मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश जमीयत उलमाए हिंद कर रहा है और इसी कड़ी में एक बैठक बुलाई गई है। जमीयत उलमाए हिंद के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। दिल्ली से जुड़े हुए जितने मुस्लिम संगठन हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कई लोगों को बुलाया गया है ताकि एक खाका तैयार किया जा सके, सरकार के इस फैसले को काउंटर किया जा सके। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इस काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं अब ये बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पूरा मामला जिस तरीके से इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोच रखी है कि मदरसे जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, कई ऐसे मामले सामने आए, तो उसको देखते हुए सर्वे के बारे में निर्देश दिया गया, कहा गया कि आप सर्वे करिए, मदरसों के बारे में जानकारी निकालिए और जो जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनसे तमाम तरह के उस पर कार्रवाई की जाए। और भी कई सारी चीजों को, बिंदुओं को नजर में रखते हुए ये सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो चुका है और इसी विरोध को लेकर दिल्ली में आज ये अहम बैठक है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है। जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े हुए विभिन्न लोगों को बुलाया गया है, जिसमें एक कहीं संगठनात्मक तौर पर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे फैसले को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, सीधे तौर पर इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश जरूर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, मतलब बात बिल्कुल साफ है कि जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो अगर अपने आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब बच्चे वहां से कोई भी एजुकेशन करके निकलेंगे तो वो आखिर कहां जाएंगे। मौलवी बनने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उनकी मान्यता नहीं है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मदरसों में तालीमी शिक्षा के साथ जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, जिसमें गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषय भी शामिल हैं, उनको भी शामिल किया जाए, उनको मान्यता दिलाई जाए, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे केवल मौलवी ना बने बल्कि वो दूसरी जो परीक्षाएं हैं, दूसरे जो विभाग हैं, उनकी विभागीय परीक्षाओं में भी शामिल हो सके और उसको उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र तक की मान्यता हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, सीधे तौर पर उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है गैर मान्यता प्राप्त, मतलब जिनकी मान्यता ही नहीं है, वो अपने अगर मदरसे में किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो भविष्य में उसके लिए मौलवी बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी हुआ है। सीधे तौर पर उसमें यह कहा गया है कि यह देखा जाए कि मदरसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सीमा निर्धारित है, मतलब कितने बाई कितने में यह मदरसा बना होगा, क्लासेस की जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, बच्चों की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या कितनी है, टीचर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किन किन विषयों की शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ जो वहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल रही या नहीं मिल रही, किस तरीके से उनकी एजुकेशन हो रही, बहुत सारे विषयों को लेकर जांच करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों को जारी किए गए। हालांकि अभी हमने थोड़े दिन पहले भी ये चीजें देखी थी जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3500 से ज्यादा मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं उनको कहा गया था कि वो अपने मदरसे का जो डिटेल है वो पोर्टल पर अपलोड करें, अपने मदरसे की सभी जानकारियां पोर्टल पर डालें, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करें, उसकी जानकारी भी पोर्टल पर दें। अगर वो पोर्टल पर यह जानकारी देने में विफल होते हैं तो ऐसे
ऐसी स्थिति में उनके मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार उनको अनुदान दे रही है। सीधे तौर पर सरकार के अनुदान का पैसा जहां सही जगह पर खर्च हो ताकि बच्चों को तालीम मिल सके, जहां वो दीनी तालीम के साथ जो शिक्षा है, जो विज्ञान, गणित और दूसरे विषयों से जुड़ी हुई है, वो भी उनको मिल सके, अंग्रेजी जैसे विषय भी उनको उर्दू के साथ पढ़ाया जा सके, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जो मदनी का ये पूरा प्रकरण है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े हुए लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, पॉलिटिसाइज करके पूरे मामले को कहीं न कहीं वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है और स्पष्ट तौर पर जिलाधिकारियों को निर्देश है कि 24 अक्टूबर तक शासन को उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की रिपोर्ट भेजी जाए और बताया जाए जिन जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। जी ठीक है, इसके लगातार यही कोशिश देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है कि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, चाहे वो शिक्षा किसी भी माध्यम से दी जा रही हो, मदरसों के माध्यम से दी जा रही हो या फिर अन्य माध्यम से। और कहीं ना कहीं अब जो ये पूरा मामला बन रहा है, अब इसको राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, ये पूरा मामला है। बहरहाल 10:30 बजे ये बैठक होनी है, क्या तस्वीरें निकल कर आएंगे न्यूज़ 1 इंडिया वो भी दिखाएगा। इसके आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, मामला लुलु मॉल का है। अब लखनऊ के लुलु मॉल में फिर पढ़ी गई है नमाज। अब की बात लुलु मॉल में महिला ने पढ़ी है नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीते दिनों भी नमाज पढ़ने को लेकर चर्चा में आया था लुलु मॉल, तो कल एक बार फिर करीब शाम 7 बजे ये नमाज पढ़ी गई। तो देखिए, लुलु मॉल लगातार विवादों में घिरा हुआ है। जब से लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ है उस दिन के बाद से ही लगातार एक के बाद एक वाकया लुलु मॉल में होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू से लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इसका विरोध भी किया और इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए। लेकिन उन सब के बावजूद एक बार फिर विवादों में लुलु मॉल है, जहां एक महिला नमाज पढ़ते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, लुलु मॉल का जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, शुरू से ही लुलु मॉल जब से खुला है तब से ही विवादों के घेरे में है, और अब जब इतनी सख्ती के बाद, इतने निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के इतनी सख्ती करने के बावजूद भी एक बार फिर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला नमाज पढ़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो लगातार लुलु मॉल जब से लखनऊ में खुला है तब से लेकर अभी तक वो विवादों में है। और सीधे तौर पर विवाद एक तरीके का नहीं है, विवाद कई तरीके का है। जहां पहले वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी तक लुलु मॉल प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ना तो इस पूरे वीडियो को लेकर यह कहा गया है कि ये वीडियो उनके मॉल का नहीं है या फिर ये उनके मॉल का ही है। सीधे तौर पर पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और लगातार विवाद लुलु मॉल प्रशासन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब वीडियो वायरल हुए थे उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरीके के कृत्यों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। लेकिन बावजूद उसके इस बार एक महिला का वीडियो वायरल है जिसमें महिला नमाज पढ़ती हुई लुलु मॉल के अंदर दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अब देखना यह है कि लखनऊ पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। अब देखना यह है कि एक्शन क्या होता है, साथ ही साथ लुलु मॉल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वीडियो और विभिन्न चीजें लुलु मॉल को लेकर आ रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विवाद लगातार लुलु मॉल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से विधायक अरविंद गिरी का निधन हुआ है। सीएम योगी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। सीएम योगी ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो दिल का दौरा पड़ने से ये निधन हुआ, तो सीएम योगी ने इसे लेकर गहरा शोक व्यक्त किया। तो दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। तो शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
तो बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया है। लखीमपुर खीरी से आपको ये खबर दे रहे हैं। बीजेपी विधायक थे अरविंद गिरी, जिनका निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से अरविंद गिरी का ये निधन हुआ है। सीएम योगी ने इस निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इसके साथ ही शोकाकुल परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। और ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध, एक बेहद ही दुख भरी खबर है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का निधन हो गया है। कहीं ना कहीं हर कोई बीजेपी के जो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं शोक की लहर। देखिए, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में आज सुबह यह बेहद दुखद खबर आई, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी में राजनीतिक गलियारे हो या आम जनता हो, हमें एक शोक की लहर है। अरविंद गिरी 5 बार गोला से विधायक रहे और 2 बार सपा से विधायक रहे। इसके बाद 2 बार भाजपा से विधायक रहे और इस बार फिर भाजपा से विधायक थे। अरविंद गिरी की लोकप्रियता की बात की जाए तो अरविंद गिरी एक ऐसे विधायक थे जिनकी लोकप्रियता क्षेत्र में इस तरीके की रहती थी, जब वो निकलते थे उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ पीछे पीछे रहती थी। गांव में जब जाते थे तो लोग हंस के मिलते थे। अरविंद गिरी कभी जात पात की, कभी भी किसी तरीके की कोई राजनीति की, हमेशा गिरी जी जो थे उनका व्यक्तित्व एक था, वो विकास की बात करते थे, मुद्दों की बात करते थे। चाहे वो किसानों का गन्ना आंदोलन हो, उसके बाद अपनी सरकार में कई बार वो धरना प्रदर्शन पे बैठे। ऐसे तमाम सारे मुद्दे रहे जिसके लेकर अरविंद गिरी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। शायद इसी का परिणाम था कि वो 5 बार विधायक रहे और क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। आज सुबह जब ये खबर आई तो उसके बाद क्षेत्र की जनता शोकाकुल है, उनका परिवार शोकाकुल है। लोग तमाम तरीके की जो है मैं संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के इतिहास में, जो लखीमपुर खीरी का इतिहास था, उसमें एक बहुत बड़ी क्षति है जिस तरीके से आज अरविंद गिरी जी का दुखद निधन हुआ है। जी अवध, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। सोसाइटी की लिफ्ट में मासूम बच्चे के साथ बर्बरता देखने को मिली है। लिफ्ट में मौजूद महिला के साथ कुत्ते ने बच्चे को काटा। महिला ने अपने कुत्तों को रोकने के तक की नहीं की कोशिश। बच्चे को दर्द से कराहता छोड़ महिला लिफ्ट से चली गई। परिजनों की शिकायत के बाद दोनों पक्षों में हुई बहसबाजी। परिवार ने थाना नंदग्राम से की तहरीर। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की ये पूरी घटना है। तो सोसाइटी का ये पूरा मामला, जहां लिफ्ट में मौजूद एक महिला और उसके साथ मौजूद कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। और देखिए महिला कितनी, इस पूरी घटना के बाद भी महिला का दिल नहीं पसीजा और वो बच्चा लगातार रोता रहा, लेकिन महिला ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जिसके बाद परिवारजनों ने इसको लेकर तहरीर दी है पुलिस को। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी भी देखने को मिली। लिफ्ट में मासूम के साथ ये बर्बरता देखने को मिली है। न्यूज़ 1 इंडिया सवाल पूछ रहा है कि ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई कब? सोसाइटी के गार्ड कहां थे गायब? बच्चों की सुरक्षा से लापरवाही क्यों की जाती है और कैसे की जाती है? कुत्ते के मालकिन की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? तो दर्द में मासूम निर्दयी एक महिला, एक लिफ्ट में कुत्ते के साथ फंसा मासूम, कुत्ते ने अटैक किया। महिला हंस रही थी तो बच्चे की दहशत पर मालकिन का बेशरम रवैया सामने आया है। कुत्ते ने बच्चे को काटा, मालकिन देखती रही, उसका कोई रिएक्शन नहीं रहा और ना ही उसने बचाने की कोशिश की। और न्यूज़ 1 इंडिया इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरह की सोसाइटी में इस तरह की लापरवाही कब तक देखने को मिलेगी और जो मालकिन है कुत्ते की, वो आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होगी? इस तरह की बर्बरता होती है, ऐसी तस्वीर आती है तो तमाम सवाल सोसाइटी पर भी खड़े होते हैं। क्योंकि जब सोसाइटी में लिफ्ट में एक गार्ड होना चाहिए, इस तरह का नियम है, लेकिन देखिए कोई वहां पर मौजूद नहीं है।
अब रुक करेंगे नोएडा की ओर। इलाज के दौरान किशोर की मौत पर हंगामा हुआ है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज से किशोर मयंक की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ की है शिकायत। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद का ये पूरा मामला है। तो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना महंगा पड़ा तो परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, इलाज के दौरान किशोर की मौत हो जाती है और देखिए डॉक्टर झोला छाप पाया जाता है। देखिए, जिस तरीके से लापरवाही झोला छाप डॉक्टर की देखी जा रही है, हालांकि इलाज चल रहा था सेक्टर 72 के एक सरफाबाद गांव में, जहां झोला छाप डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा था। 15 साल के जो मयंक, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो हालांकि छात्र है, वो लगातार वहां से दवाइयां ले रहा था। एक साथ तबीयत उसकी जब बिगड़ती है तो उसे दूसरे अस्पताल, जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जो झोला छाप डॉक्टर है उसकी लापरवाही से इलाज के दौरान ये मौत हुई है। और अब जो है नोएडा सेक्टर 113 पुलिस को परिजनों ने शिकायत पत्र दिया है मुकदमे कार्रवाई के लिए, जहां पोस्टमार्टम के लिए सबको कब्जे में लेकर भेजा गया है। हालांकि ये भी बता दें कि नोएडा के अंदर लगभग कई सौ ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो लोगों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब से पहले भी काफी ऐसी घटना हो चुकी है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं इन झोला छाप डॉक्टरों से पूरी तरीके से साठगांठ करते हैं, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये पूरा मामला थाना 113 क्षेत्र का है, जहां सरफाबाद में डॉक्टर झोला छाप ने क्लिनिक खोल रखा था और जिसकी लापरवाही से 15 साल के मयंक की मौत हो गई। ठीक है निशांत, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।